नमस्कार। 30 स्टेम में आपका स्वागत है। 11वां हफ्ता है और आज हम आपके सामने 4 बजे रविवार को फिर हाजिर हो गए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े हैं। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग एक एपिसोड लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक बहुत अच्छी बात करेंगे, ऑफ कोर्स छोटी सी बात, और एक नए तरीके से भी करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मनीष जैन है। मैं यहाँ IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ये साबरमती है, ये हमारी लैब है और ऐसी कुछ हमारी लैब दिखाई देती है। और आज हम आपको एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग जगह लेकर जाएंगे आज की बात करने के लिए। पर वहां जाने के पहले मैंने सोचा आप लोगों को नया तरीका है, नया तरीके से आज हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो उसको वहां ले जाने के पहले मैं आपको 2 मिनट पिछले 2 बार से हम लोगों ने फीडबैक नहीं करे, तो मैंने सोचा इस बार आपको थोड़े से पिछले 2-3 हफ्तों के फीडबैक करके बताता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोग जो जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे पहले मैं जो चित्र आपके सामने दिखाना चाह रहा था, ये चित्र MP का है। और यहाँ पर ये जो ये स्कूल की शिक्षिका हैं जिनको लगा कि बहुत सारे लोगों को 30 देखना चाहिए, और इसलिए ये लगभग 24 बच्चे एक साथ बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में iPad ले लिया ताकि सब लोगों को ये चीज दिखाई दे पाए। ये कुक्षी विकास खंड मध्य प्रदेश धार जिले का है, जहां पर वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम को देखकर शिक्षक और बच्चे दोनों लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित सैनी का बहुत पुराना मैसेज था। ये कहते हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन फिर भी 30 देखने में मजा आता है। और क्रिकेट के बारे में इनका ये फीडबैक था कि क्रिकेट को देखकर, क्रिकेट के एपिसोड देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे लगा बहुत ही मजेदार संदेश है। मुझे लगा ये सबसे ज्यादा जरूरी, अगर ये बात करना चाहूँ कि हमने जो 30 की कल्पना करी थी वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इसको सिर्फ बच्चे देखें या बड़े देखें और सिर्फ विज्ञान या गणित के टीचर ही देखें, लेकिन सभी विषय के टीचर्स देखें। और गोल सिर्फ इतना है कि किस तरह से आसपास की जिंदगी में जुड़े हुए विज्ञान, गणित और तमाम हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को रोचक तरीके से आपके सामने बुला पाए, कहानियां सुना पाए, ताकि मन में क्या आंखों की चमक और चेहरे में दमक दोनों चीजें आ जाए। और यही संदेश पढ़कर यही हमें ऊर्जा देता है। जो पूरे हफ्ते भर काम करते हैं उसकी ऊर्जा यही देता है। आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड भी है, और आज का एपिसोड के लिए मैं फीडबैक मैं अभी चालू करूंगा। आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक है। छोटी सी बात है, छोटे जीवों के बारे में है, और इसके ऊपर जितनी मेहनत करी वो हमारे आईसर पुणे के साथी चैतन्य, नीरजा और श्रद्धा ने करी है। तो बहुत 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 उनका भी आभार। बहुत साथ मिलकर पूरे हफ्ते भर जो मेहनत करी उसका वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कह रहा था उद्देश्य 30 का सिर्फ यही है कि सिर्फ कॉमर्स के लिए, भाषा के लिए, गणित और विज्ञान के लिए नहीं, सभी शिक्षकों के लिए कहानी सुनाना बहुत जरूरी है। कहानी सुनकर जो मन में रोचक उमंग आती है, आई थिंक दैट इज व्हाट वन ऑफ द की गोल्स ऑफ आवर प्रोग्राम इज टू मेक श्योर हाउ वी कैन मेक इट इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड इंस्पायरिंग। गणित में और विज्ञान में जिंदगी का तड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना, नीतू त्यागी हैं और ये कहना चाह रही है कि भाषा की अध्यापक हूं, लेकिन ये प्रोग्राम भाषा की है लेकिन फिर भी अच्छा लगा, और अध्यापक होने के नाते हमें सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं, हमें बाल्यकाल में आपके जैसे अध्यापक मिलते तो हमारे मन में भी गणित और विज्ञान समझने की रुचि का विकास होता। नीतू जी आपका बहुत 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 धन्यवाद।
ये कुछ बच्चों ने तस्वीर है जो उन्होंने जो कागज के ऊपर एपिसोड करा था 14 पेज बुक बनाकर दिखाई। सुभाष भट्ट जी कहते हैं पहले देखने का मन नहीं करता क्योंकि संडे को नींद आती है, लेकिन जब एक बार वीडियो देखना चालू करते हैं छोड़ने का मन नहीं करता। सो थैंक यू वेरी मच कृषिव, एब्सोल्युटली 11 साल का लड़का है, ऑरिगमिस्ट है, होम स्कूलर है और बड़ी सुंदर उसने अपनी ऑरिगेमी की चीजें बनाकर भेजी और वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है। थैंक यू कृषिव अलॉट एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस। एक और है अनाग श्री राम जिन्होंने पाई के एपिसोड पर सब सन सारे जो हमारे ये ग्रह हैं इनका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला और दिखा कर दिखाया कि वो लगभग 3.1416 के आसपास ही है। सो इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी हाउ वी कुड इंस्पायर सो मेनी पीपल टू डू सच इंटरेस्टिंग थिंग। सो इट इज एब्सोल्युटली एन इमेंस प्लेजर। बहुत अच्छा लगता है आपके चित्र और जो मैसेजेस आए, मैं एक बार शुरू में ही दिखा देता हूं, बाद में शायद मौका मिले कि नहीं। अपने मैसेजेस जरूर भेजिए, ईमेल जरूर भेजिए। ईमेल cli@iitgn.ac.in, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये फेसबुक है, ये वेबसाइट है ccl.iitgn.ac.in। जरूर बहुत रुचि करके हम लोग सवाल भी बनाकर आपको भेजते हैं, होमवर्क करने की कोशिश करिए। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको ऐसे रोचक सवाल दें कि आपको भी अच्छा लगना चालू हो जाए। चलिए, और आज हम छोटी सी बात करेंगे। छोटी सी बात इसलिए क्योंकि छोटे छोटे जीवों के बारे में बात करेंगे और छोटी छोटी बात करने के लिए हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं और स्पेशल जगह भी आपको लेकर जाएंगे। मैं उसके बारे में 2 मिनट में बताऊंगा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी स्मॉल लिविंग बीइंग्स, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, और इनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। और माइक्रोब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोमीटर यानी हमारी आंखों से नहीं दिख सकते। 10 to the power of -6 मीटर यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, लगभग इतना इनका साइज होता है। आंखों से नहीं दिख सकते देखने के लिए, लेकिन इनका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर है। और किस तरह से हम इसके ऊपर बात करेंगे मैं आपको बताना चाह रहा था। ये चार जीवों के ऊपर बात ही करेंगे। ये हमारे बैक्टीरिया हैं, ये हमारी फंजाई हैं, ये ऑफ कोर्स इसका चित्र आजकल सबको पता है, ये वायरस हैं और ये अमीबा हैं। और किस तरह से बात करेंगे, वी विल लुक एट कितने ये हैं, हमें देखेंगे कि किस तरह से इनका हमारी जिंदगी पर असर है, फायदा और नुकसान दोनों। आजकल तो दोनों ही चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला हुआ है माइक्रोब्स ने हमारी जिंदगी के ऊपर। पूरी अगर पिछले 1 साल में देखें तो पूरी दुनिया को थाम कर खड़ा कर दिया है। इतना विध्वंसकारी काम एक वायरस ने करा है और हम देखेंगे कितने सारे वायरस हैं, इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, कितने इन्होंने किस तरह से फायदे कराए, इनकी जिंदगी में इनके जैसा बनकर दुनिया कैसी दिखती है वो देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे करेंगे कि ये लोग हमसे कितने पहले आए हैं एवोल्यूशन में और हमको इनके साथ कितने ज्यादा, एक तरह से हमसे कितने ज्यादा बलवान हैं, डिस्पाइट बीइंग यूनिसेल्युलर, मोस्टली सिंगल सेल्यूलर, एक सेल के हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम लिविंग बीइंग्स बोले कि ना बोले वो भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि वायरस जो है असली में लिविंग है कि नहीं। इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम ये देख पाएंगे कि हमें इनके साथ अगर जीना है और जीना ही पड़ेगा तो किस तरह से हम आगे हम इनके साथ मिलकर एक तरह से जी पाए। इनमें से जो लोग विध्वंस फैलाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, उनके साथ अलग से डील करना पड़ेगा। लेकिन 99% ऑफ देम वी विल सी, और एक्चुअली मे बी आई शुडंट हैव टेल यू द आंसर बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन, बट किस तरह से हम इनके साथ मिलकर रह सकते हैं, हमारी जिंदगी में कितना बड़ा इनका असर है, ये देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 चित्र दिखाऊंगा और फिर मैं आपको एक बहुत मजेदार जगह लेकर चलूंगा जहां से ये आगे की चर्चा होगी। चलिए, तो अगर हम इनको देखें कि कितने हैं ये, तो इंसान सिर्फ 0.06 मान सकते हैं, लेकिन इन सबको अगर आप जोड़ लें, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, ये और ये लगभग 100 हो जाएंगे। सो 0.06 वर्सेस 100 यानी हमसे 10,000 गुना ज्यादा वजन है इनका। और अगर हम देखें कि कितनी स्पीशीज हैं तो और भी ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस को ही मिलाएं तो करीब 1.5 लाख स्पीशीज हैं इनकी। और अगर हम इंसानों की और मैमल्स की स्पीशीज देखें तो ये तो बहुत ही कम है। मतलब
ये तो यहाँ पे चित्र में दिखाई भी नहीं दे रही है। सो और ये कौन सी स्पीशीज है जिनको हमें पता है, और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि 99% है नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, यानी 1.5 लाख को अगर 100 से गुणा कर दें, इतनी स्पीशीज है इनकी, भरे पड़े हैं। और इससे जुड़ा हुआ वो सवाल भी है, वो आपका जो आइटम पूल पर चल रहा है, मैं वहां पर पहुंचूंगा, कितने छोटे हैं उसकी बात कर लेते हैं। एक पिन, एक साधारण सी पिन जिसका 2 मिलीमीटर डायमीटर है, इसके ऊपर बिलियंस टू बिलियंस ये जीवाणु आ सकते हैं। और इंसान के अंदर अगर देखें तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कितने व्यापक है इन सब पीछों के। यही अगर हमारी ह्यूमन की जीन्स 23,000 है, तो इनकी जीन्स अगर टोटल मिलाते जो हमारे अंदर है, बाहर नहीं, हमारे अंदर 10 लाख, 10 लाख जीन्स आर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जबकि हमारी खुद की जीन सिर्फ 23,000 है। यानी आप सोचिए कि मतलब हमारा तो पूरे सभी सेल्स में बराबर ही जीनोम है, इसको जीनोम भी बोलते हैं, द होल डीएनए इज कॉल्ड द जीनोम। तो वो पूरा और अगर इनको हम 100 ट्रिलियन ऑफ दोस इनसाइड अवर बॉडी, 3 times मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स, और अगर लाइन से इसको एक के बाद एक लगा दें जितने हमारे शरीर के अंदर है, तो धरती का 2.5 चक्कर लगा लेंगे। और अंत में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि इनका हमने देखा कितने ज्यादा इनकी तादाद है, कितना वजन है, कितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है, और एवोल्यूशन में ये हमसे सबसे पहले आए और बहुत ही सरल हैं। और आप जैसे अगर हम बैक्टीरिया, मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊंगा, ये हमसे करीब 4 बिलियन को बोलेंगे तो 4 अरब साल हमसे पहले आ गए। तो इन्होंने बहुत सारी धरती पर ऐसी अलग अलग चीजें देखी हैं जिसको देखकर ये इवॉल्व हो गए, और बहुत ही सरल जीव है इसलिए फटाफट अडेप्ट भी कर जाते हैं। और इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीव है और बहुत लेट में आया, तो हमने धरती पर ये इतने सारी विपत्ति वाली चीजें देखी ही नहीं है, इसके कारण हम लोग इतना इवॉल्व भी नहीं, और हम हैं भी बहुत कॉम्प्लेक्स। इसके कारण इनको ये बिल्कुल अपने आप को तब्दील कर लेते हैं और इनके ऊपर विजय पाना मुश्किल है, जैसा कि हम यहाँ पर आजकल पिछले 1-1.5 साल से देख पा रहे हैं। तो हमें इनके साथ देखना पड़ेगा। इनके कारण हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो लाइफ स्पैन था, इनके कारण हमारी आज की लाइफ स्पैन से आधा था, और जब हमने इनसे कुछ लोगों के ऊपर विजय पाई तो हमारा लाइफ स्पैन 70 साल तक हो गया, इनके ऊपर विजय पाई। लेकिन जिनके जो विध्वंसकारी हैं वो 1% ही हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी हैं उसके, तो इनको आज पूरे एपिसोड में, और मैं ये सब दिखाने के लिए आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां से ये आज पूरा एपिसोड लेकर करेंगे। पर जाने के पहले हम सबसे पहले ये उत्तर देख लेते हैं, और लेट्स गो लुक एट। और ये था आपका सवाल जिसमें हमने ये पूछा था कि किस तरह से ये जो ग्लास है ये इधर यादा आधा खुला है या आधा बंद है। ये हमें देख, इसमें ये कुछ लोगों ने उत्तर दिए, मुझे दिख नहीं रहा है, बता देंगे कोई। काफी सारे उत्तर, और उत्तर देख सकते हैं, आधा खुला है या आधा बंद है या आधे में हवा है, और इट इज मोर देन वाटर एंड एयर। सबसे ज्यादा जो लोगों ने उत्तर दिया वो सही है, बिल्कुल, इट इज सो मच मोर देन वाटर एंड एयर। और वो इसलिए भी, हम इस बात में यही आपको बताना चाह रहे थे, और मैं उसको दिखाने के लिए ये आईपैड में ले चलता हूं आपको। ऑफ कोर्स द आंसर इज दिस, बट आई वांटेड टू शो यू। हमें लगता है कि ये आधा गिलास खाली है और ये में आधा पानी भरा है, लेकिन ये आधा गिलास अगर 300 मिलीलीटर है, मान लीजिए, आपको ये बताना चाह रहा था कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 1 करोड़ वायरसेस एंड 10 लाख बैक्टीरिया। तो हमें ये अंदाजा हो जाए, अगली बार देखें तो ये हमारा गिलास बिल्कुल खाली नहीं है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। और आज इन सब के बारे में डिटेल, व्यवस्थित, व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए आज का पूरा एपिसोड, अगले 50 मिनट तक मैं आपको कहाँ लेकर चलता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वहां की तस्वीर। बड़ा सुंदर जगह है। अगली इस एपिसोड के लिए मैं आपको यहां पर ले जाना चाहता हूं। ये है आइसर पूना, जहां पर हमारे मित्र लोग ये लैब चलाते हैं जिसका नाम है साइंस एक्टिविटी सेंटर। यहाँ पर बड़ी रुचिकर काम होते हैं। हम साथ में मिलकर ये 30-30 का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज ये प्रोग्राम करने के लिए मैं आपको आइसर ले चलता हूँ, जहाँ पर नीरजा आपके साथ जुड़कर ये सब काम करेगी। चलिए चलते हैं आइसर।
मैंने पीएचडी की है केमिस्ट्री में, और मेरी पीएचडी इस विषय में थी कि किसी तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं कुछ पर्टिकुलर तरह के, उनको हम कैसे जल्द से जल्द डिटेक्ट कर पाए। और जब अध्ययन कर रही थी तो ये समझ में आया कि मुझे साइंस में रिसर्च से ज़्यादा साइंस पढ़ाते कैसे हैं और साइंस को जनता तक लेके जाने में मुझे बहुत, लोगों तक लेके जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइंस की खूबियाँ लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। तो मैंने साइंस एक्टिविटी सेंटर में काम करना शुरू किया। यहाँ पे हम गणित और फिज़िक्स के अलावा बहुत सारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी मॉड्यूल्स बनाते हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स भी चलते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए स्कूल और कॉलेज लेवल पे, जहाँ पे हम केमिस्ट्री की खूबियाँ बताते हैं, अपने आजू बाजू की रिएक्शंस कैसे हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। ये एक बहुत खूबी वाली बात हम लोगों तक पहुँचाना पसंद करते हैं। तो ज़रूर इस पैंडेमिक के ख़त्म होते ही हमें आकर मिलिएगा, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है छोटी सी बात और छोटे छोटे प्राणियों के बारे में बात। हमने देखा कि इनका आकार इतना छोटा है, आँख से दिखते नहीं है, इनकी संख्या इतनी बड़ी है, इनका मास इतना बड़ा है, यहाँ तक कि इवोल्यूशन में भी वो हमसे बहुत पहले आए हैं। और जब इनके बारे में सोचते हैं तो एक हमें पता है कि हमें कितना नुकसान कर सकते हैं। आज पूरा विश्व इस कोविड-19 के समस्या से जूझ रहा है, उसकी वजह से पूरा जनजीवन जैसे एक फुल स्टॉप पे आ गया है, और इसीलिए इनके बारे में सोचना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से एक छोटा सा जीव हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमने देखा कि पुराने ग्रंथों में भी इनका मेंशन है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि एक छोटे छोटे जीव हमारे आजू बाजू होते हैं, उनको आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन उनका लॉजिकली सोचेंगे तो उनको एक तरह से महसूस कर पाएंगे या वो हैं ये जान पाएंगे। और पर इनको ठीक तरह से सोचा, समझा और जाना है तो मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न साइंस ने इनको जाना है। और एक तरह से पूरा अध्ययन करके या स्टडी करके ही ये हमें ये पॉसिबल हुआ है कि हम ये जो बीमारियां फैलाते हैं इनके ऊपर दवाइयां कौन सी दे, किस तरह से इनका सामना करें। ये मेडिकल साइंस की एक अचीवमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जब हमें पता नहीं था कि ये माइक्रोब्स होते हैं हमारे आजू बाजू, छोटे से छोटी चोट या छोटे से छोटा इन्फेक्शन, कुछ गंदा पानी पी लिया या कुछ खाना खराब खा लिया तो वो भी मृत्यु का कारण हो सकती थी। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 साल पहले, वापस जाते हैं हम, 200 साल पहले किस तरह से ये हमारी आयु जो थी, एवरेज एज 30 साल तक था, लेकिन जैसे ही हमने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, इनको जानना शुरू किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर चलने वाली दवाइयाँ ढूंढी, इनका सामना करने के लिए हमने इनके ऊपर जो काम कर सके ऐसी दवाइयाँ ढूंढी, तो हमारी आयु आज 30 साल एवरेज लाइफ स्पान से 70 साल तक चली गई है। और जो एक ग्राफ में मैंने बीच में दिखाया था, वो एक बड़ा सा स्लोप जो आया था 1940s के अराउंड, वो पेनिसिलिन की वजह से था। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का सामना कर सकता है, और जैसा मैंने कहा छोटे छोटे इन्फेक्शंस के कारण भी मौत हो सकती थी उन दिनों में। तो पेनिसिलिन मिलते ही हमें एक जैसे औजार मिल गया इन बैक्टीरियाज को का सामना करने के लिए, और इतनी सारी जानें इस पेनिसिलिन ने बचाई है। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा कुछ पोस्टर्स है वर्ल्ड वॉर 2 के। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जितने मात्रा में पेनिसिलिन यूज़ हुआ और जितनी जानें उसने बचाई, एक वंडर ड्रग कहा जाता था उस वक्त का। 20 करोड़ लोग ऐसा माना जाता है कि पेनिसिलिन की वजह से ज़िंदा रह पाए वर्ल्ड वॉर 2 में। तो एक तरह से इनके बारे में सोचना और उनको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज का विषय है ये छोटी सी बात, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। सच कहूँ तो एक बड़ी सी बात आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये हमें जीव दिखाई देंगे। तो एक तरह से बोला जाए तो हर जगह हमें ये छोटे छोटे जीव देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस,
फंगस हवा में है, पानी में है और ज़मीन में पाए जाते हैं। सॉइल के जो बैक्टीरिया है या सॉइल के जो माइक्रोब्स है वो हमें फसल उगाने में मदद करते हैं, उनके बिना हमें खाना नहीं मिल पाएगा। वैसे तो खाने में भी है, खाना और माइक्रोब्स की जब बात आती है तो बहुत बार लैक्टोबैसिलस और दही लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन हर चीज़ जो आप खा रहे हैं उसमें माइक्रोब्स हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी कंडीशंस में रहना सीख गए हैं, कुछ कुछ ऐसे हाई प्रेशर में या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में 121 डिग्रीज तक के टेम्परेचर में कुछ कुछ माइक्रोब्स ने हमें रहकर दिखाया है। कुछ कुछ माइक्रोब्स ने तो ये भी दिखाया कि हाँ, भले ही हम स्पेस में ना पाए जाते हो लेकिन स्पेस में रहकर दिखा सकते हैं, हवा पानी के बगैर रहकर दिखा सकते हैं, 30 साल तक रहकर दिखा सकते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि इनका रेजिलियंस कितना है, इनके जीने की चाह कितनी है। और वैसे तो ये सोचा जाता है कि ये सारे के सारे ही हानिकारक है, लेकिन ये बता दूं कि हानिकारक हमारे लिए है, उनके तरफ से सोचा जाए तो वो तो बस सरवाइव करना चाहते हैं, वो तो बस जीना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन से ऐसे हैं जो हार्मलेस है, जिनका हमारी ज़िंदगी पर कुछ असर नहीं चलता। इसीलिए उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना पहले ज़रूरी होगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्लाइड लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे 4 कैटेगरीज में हमने उनको बांटा है। ये उनका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, साइंटिस्ट उनको इस क्लासिफिकेशन में नहीं देखते, पर मैंने ये 4 चीज़ें आज लेकर आई हूँ क्योंकि ये 4 चीज़ें हम हमेशा सुनते हैं। वायरसेस के बारे में सुनते हैं, बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं, फंगस के बारे में सुनते हैं और अमीबा के बारे में सुनते हैं, इसलिए आज हम ये 4 देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो बैक्टीरियाज की या बैक्टीरिया की जब बात करेंगे तो पहले तो ये समझना चाहिए कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए जैसी जो कोड है उनका, वो किसी न्यूक्लियस में बंद नहीं है, तो वो एक न्यूक्लियस की डिब्बी में बंद नहीं रहता, ऐसा कह सकते हैं, और एक फ्रीली फ्लोटिंग जैसे रहता है। इनके पास एक और भी बोनस कोड होता है। ये जो बोनस कोड है इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लाज्मिड एक बोनस तरह का कोड होता है जो बैक्टीरिया के रोज़ के काम के लिए कुछ काम में नहीं आता, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी जो बात हम करेंगे वो वायरस के बारे में करेंगे। वायरस के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमने लास्ट 1 साल में बहुत बार उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन वायरस को देखकर बस यही दिमाग में आता है कि एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अगर किसी की हो, कम से कम कंपोनेंट्स में अगर किसी ने जीना सीख लिया हो तो वो वायरस है। वायरस में क्या ही होता है, वायरस में अगर आप देख सके तो वायरस में बस एक अंदर का उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए है, और जो उसके बाहर है उसको न्यूक्लियोक एसिड भी कहा जाता है। येलो सी जो आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे, वो एक न्यूक्लियोक एसिड, वो डीएनए और आरएनए के बाहर एक उसका कोटिंग रहता है। और जो सबसे बाहर वहाँ पे है वो है एक लिपिड मेम्ब्रेन, यानी लिपिड की द्विपरत। ये लिपिड मेम्ब्रेन कुछ आप लिपिड जब दिमाग में आता है शब्द तो ऑयल की याद आती है, तो ऑयल की तरह ही, ऑयल एक तरह का लिपिड है। तो ये वायरसेस को प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से एक लिपिड मेम्ब्रेन है। बस इतनी छोटी सी इनकी 3 कंपोनेंट्स में ये ठीक से रह पाते हैं। और बहुत सारे वायरसेस जो हैं, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है ये टूट जाए तो जिंदा नहीं रह पाते, ये तो सही है। और जो लिपिड मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम है वो हम हाथ धोने से करते हैं, और ना सिर्फ हाथ धोने से, साबुन से हाथ धोने से। तो साबुन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि वो जब आप हाथ धोएंगे तो ये लिपिड मेम्ब्रेन टूट जाएगा वायरस का। और एनालॉजी के लिए ये बता दूं कि जब आपके हाथ पे तेल लग गया तो सिर्फ पानी से वो नहीं जाता, उसके लिए आपको साबुन यूज़ करना पड़ता है। साबुन से आप हाथ धोते हो तो वो तेल निकल जाता है हाथ से। वो तेल और लिपिड एक तरह से एक ही है। और एक बात बता दूं कि ये वायरसेस जो है वो खुद से मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको इसके लिए किसी और जीव को या किसी और होस्ट को अपनाना पड़ता है, उसकी मैकेनिज्म या उसकी मशीनरी हाईजैक करके, उसकी मशीनरी यूज़ करके फिर वो अपने आप रिप्रोड्यूस हो सकते हैं।
तो एक तरह से वो एज ऑफ लाइफ कहा जाता है उनको, वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, और इसलिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अनोखी चीज़ है ये वायरस, जो शास्त्रज्ञों को इनके बारे में बहुत पहेली रही है कि किस तरह से एक छोटा इतना मिनिमल जीव इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है। तीसरी बात तो करेंगे तो फंगस की करेंगे। फंगस हमेशा हम सोचते हैं खाने पे फंगस लग गया, पर फंगस जो है वो दुनिया के बहुत बड़ा एक काम करता है, वो है डिकम्पोजिशन का। तो फंगस को देखा जाए तो फंगस को अपना एक न्यूक्लियस होता है। अभी तक हमने देखा कि बैक्टीरिया को एक अपना न्यूक्लियस नहीं था, बट फंगस को एक अपना न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है इसमें उसका जेनेटिक कोड बंधा रहता है। उसके बाहर का जो लेयर है उसको काइटिन कहा जाता है। ये काइटिन के बारे में हमने सुना था जब हम इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, और इंसेक्ट्स के बारे में बात करते वक्त सुना था कि उनका एक स्केलेटन कैसे इसी मटेरियल से बना है। तो फंगस के बारे में मैं बोल रही थी, लिग्निन खाने का काम फंगस कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। एक तरह से वो दुनिया के सबसे बेस्ट सफाई कामगार है, बहुत गंदगी मिटाने का काम ये फंगस कर लेते हैं। चौथी बात तो प्रोटिस्ट्स यानी अमीबा। अमीबा का भी हम लोग मेंशन तब करते हैं जब पेट खराब हो जाता है, अमीबियोसिस हो जाता है, पर अमीबास भी इन सारे जीवों का जो मैंने अभी बोले और भी अन्य छोटे छोटे माइक्रोब्स है, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा काम ये अमीबास कर लेते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। इनका स्ट्रक्चर जब हम ठीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से उनका कार्य होता है, किस तरह से वो उनको हम स्टडी कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमेशा तो हमने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि बचपन में मम्मी कहती है कि दांत ब्रश कर लो वरना मुंह में कीड़े हो जाएंगे, या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, या तो हाथ धो लो वरना पेट खराब हो जाएगा, ये खाना खराब कर देते हैं। इस तरह से हमने इनको नेगेटिव लाइट में बहुत देखा है, और ये भी देखा अभी कि कितने सारी मृत्युओं का कारण ये माइक्रोब्स रहे हैं। तो एक तरह से इंसान ने इनको एक ही लेंस से देखना शुरू किया है कि ये कितने हानिकारक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि कितने स्पीशीज ऐसे हैं बैक्टीरिया और वायरस के जो सच में हमारे लिए नुकसानकारक है, जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं? इसमें लेस देन 1%, 1 to 10%, मोर देन 50% और ऑल ऑफ देम, ये सारे और भी कुछ ऑप्शंस है आपके लिए। बट एक आपको क्या लगता है कितने हानिकारक होंगे? प्लीज़ लिखकर बताइएगा अपने चैट बॉक्स में। आइटम पूल पे जाके भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये जब बात हम सोचेंगे कि इंसान ने आज तक चलो 30,000 ऐसे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए जिनको हम ठीक से उनका नाम दे पाए हैं, उनमें से सिर्फ 100 ऐसे हैं जो हमें सच में हानि पहुंचा सकते हैं। वायरसेस का नंबर भी कुछ इसी प्रकार है। तो लेस देन 1%, और 1 भी बहुत बड़ा है। अगर आप सोचेंगे 100 बैक्टीरिया 30,000 में से, तो वो भी और भी कम है। वायरसेस तो इतने ज़्यादा है नंबर में, उसमें से सिर्फ 200 हमने अभी तक ढूंढ लिया जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इनकी तरफ एक दृष्टिकोण ऐसे रखना चाहिए कि सारे के सारे बुरे नहीं हैं, जो बुरे हैं उनके तरफ उनका सामना करने के लिए हमें उनको ठीक से जानना पड़ेगा और ठीक से उपाय करने पड़ेंगे ताकि हम उनके साथ रह पाए, उनको ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आज आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। एक पहेली सी है, चलो देख लेते हैं ये सेमिलवाइज की पहेली क्या है।
तो ये सेमिलवाइज की जो पहेली है, ये सेमिलवाइज एक डॉक्टर थे वियन्ना में, और उन्होंने देखा कि उनके हॉस्पिटल में 2 वार्ड्स हैं। एक वार्ड में जो है डॉक्टर्स काम करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स काम करते हैं, दूसरे वार्ड में मिडवाइफ्स काम करती थी। ये मैटरनिटी हॉस्पिटल था, इसलिए मिडवाइफ्स काम करती थी। तो क्या आप बता सकते हैं क्या कारण हो सकता है? चलिए लिखकर बताइएगा कि क्या कारण हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स की वजह से ये हो रहा है, दूसरा ऐसा चलो डिलीवरी किस तरह से की है उससे फ़र्क पड़ रहा है, और या तो तीसरा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो चर्च बेल्स थे उनकी वजह से इन माताओं को ट्रॉमा होता था, सुनकर बहुत ट्रॉमा होता था। तो इसकी वजह से ये क्या, इन तीनों में से क्या कारण होगा वो लिख कर बताइए। तो अगर हम ठीक से सोचें तो सेमिलवाइज से ये हो रहा है, दूसरा ऐसा चलो डिलीवरी किस तरह से की है उससे फ़र्क पड़ रहा है, और या तो तीसरा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो चर्च बेल्स थे उनकी वजह से इन माताओं को ट्रॉमा होता था, सुनकर बहुत ट्रॉमा होता था। तो इसकी वजह से ये क्या, इन तीनों में से क्या कारण होगा वो लिख कर बताइए। तो अगर हम ठीक से सोचें तो सेमिलवाइज ने क्या किया कि उसने सारे फैक्टर्स नोट डाउन किए और एक तरह से इसका साइंटिफिक तरीके से अभ्यास किया। एक एक करके उसने एक एक चीज़ हटाई। मतलब वार्ड ए में चलो पीठ पे डिलीवरी शुरू कर दी, या वार्ड ए के जो बेल्स थे, जो चर्च बेल्स थे, उसको लगा ट्रॉमा होता होगा, वो भी बंद करवा दिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उसने एक एक चीज़ हटाई, और जो एंड में जो बात रही, जो उसको फिर चमका के ये डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे ये चाइल्ड बेड फीवर हो रहा है। और जो ये चाइल्ड बेड फीवर जिस तरह से हो रहा है उसका कारण ये था कि ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोप्सीज करते थे, ऑटोप्सीज करते करते डेड बॉडीज़ को हैंडल करते थे, और फिर उसके बाद हाथ नहीं धोते थे। तो हाथ धोकर ये माइक्रोब्स पानी से और साबुन से, यहाँ तक कि सेमिलवाइज ने बताया कि क्लोरीन सॉल्यूशन से भी जो मेडिकल काम करते हैं उनको हाथ धोने चाहिए, क्योंकि तब ये माइक्रोब्स मर जाएंगे। और तब से ये कहानी चलती आ रही है, तब से हमने देखा कि ये माइक्रोब्स हैं। उसके बाद बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने इस पे काम किया, पाश्चर होगा, रॉबर्ट हुक होगा, जिसने ये बताया कि हाँ ये माइक्रोब्स हैं और किस तरह से वो रहते हैं। तब से हमने इनके बारे में जानना शुरू किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्या मैं अपने आजू बाजू के माइक्रोब्स को देख पाऊंगी। बहुत बार हमें ये लगता है कि हमें माइक्रोब्स को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए। तो चलिए 4 तरीके देखते हैं जिससे हम ये देख पाएंगे। तो पहला तो ये है कि आपके पास एक बहुत अच्छी डिवाइस है, मेरे पास भी, आप सभी के पास होगी, अपना फ़ोन। ये फ़ोन जो है वो एक बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप बन सकता है, और कुछ चीज़ें हैं जो और रेजोल्यूशन अच्छा दे पाएगी आपको, और मैग्निफिकेशन अच्छा दे पाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि ये मेरे पास और भी है। ये कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग में मिल जाता है। ये मैंने लाल कलर का भी लिया है कि ताकि आपको ठीक से देख सके, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट कलर के है वो बहुत अच्छे से एक लेंस का काम कर पाएंगे। आपको इस लेंस को अपने सेल्फी कैमरा के ऊपर रखना है, फ़ोन के सेल्फी कैमरे पे ऊपर, और कैमरा शुरू करना है। ये एक आपकी छोटी सी मैग्नीफाइंग ग्लास लग जाती है और चीज़ें और अच्छे से दिखती है। और जबकि आप कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो कैमरे पे रिकॉर्ड कर पाते हैं आप, तो आपके पास एक अच्छा सा उसका वीडियो भी तैयार हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास ये एक छोटा सा लेंस है। ये लेंस मैंने निकाला है एक लेज़र पॉइंटर से। एक नॉर्मल सा जो छोटा से छोटा एक लेज़र पॉइंटर आपको मिल जाएगा दुकान में, वो आप लेकर आ सकते हैं। उसको थोड़ा सा खोलकर एक छोटी सी लेंस मिल जाएगी, जो लेंस आप यहाँ पे पीछे कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं, लेंस के ऊपर, ताकि आपका लेंस और भी मैग्नीफाई हो सके।
और इसको लेकर आप बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे जीव देख सकते हैं, माइक्रोब्स तो नहीं लेकिन माइक्रोस्कोपिक चीज़ें देख सकें। यूनिसेलुलर तो देखना मुश्किल है, बट मल्टी सेलुलर चीज़ें लोग जो भी माइक्रोस्कोप के साइज़ की है उनको देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो कल रिकॉर्ड किया था, ये देखिए यहाँ पे ये जो नेमेटोड है मैं दिखा देती हूँ आपको। ये पहले तो मैंने पानी लिया था, सीधा साधा मिट्टी का पानी। तो यहाँ पे जो है ये हमें एक छोटी सी एक ये नेमेटोड दिख रही है, यानी छोटी सी वर्म, और ये पहले मुझे दिखाई नहीं दी थी, ये लेंस के थ्रू जब मैंने देखा तो ही मुझे दिखाई दी। और एक बहुत अच्छी सी डिवाइस हमें मिल जाती है, ये इंटरनेट से आपको मिल जाएगी, और जो हमारे सेल के पीछे सेल फोन के पीछे आप ऐसे लगा देते हैं तो आपका फ़ोन एक बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप बन जाता है। आप ज़रूर ढूंढिएगा। और इससे भी बढ़कर एक छोटा सा पेपर से बना हुआ माइक्रोस्कोप आपको दिखाई देगा, ये फोल्डस्कोप है, और फोल्डस्कोप का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मैग्नीफाई, आप इससे बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीव भी देख सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर इंटरनेट से मिल जाएगा। ये छोटे से छोटा माइक्रोस्कोप आपको फोल्डस्कोप की तरह मिल जाएगा। ये एक मनु प्रकाश करके स्टैनफोर्ड में एक प्राध्यापक है जिन्होंने ये ढूंढ निकाला है, ताकि वो सरलता से और बहुत ही आसानी से सब अपने आजू बाजू की दुनिया एक्सप्लोर कर सके, देख सके। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक फोल्डस्कोप कम्युनिटी भी है, और ये कुछ इमेजेस हैं जो फोल्डस्कोप कम्युनिटी ने ली है, और आप इसका एक ज़रूर हिस्सा हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है ज़रूर फोल्डस्कोप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा, अपने आजू बाजू की चीज़ों को ठीक तरह से देखिएगा। एक अनोखा विश्व आपके सामने खुल जाएगा जो हमने पहले नहीं देखा है, और ये देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी विविधता है इनमें, कितने आकार इनके अलग अलग है, और उनके जो शेप और साइज़ दोनों में कितना वेरिएशन है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आज के टॉक में मैं 3 चीज़ों के बारे में बोलने वाली हूँ। तीसरी 3 चीज़ें ये हैं कि पहली तो वो है तो हम हैं, क्योंकि हमने आज तक उनके नुकसान बहुत देख लिए, कैसे वो नुकसान करते हैं वो देख लिया, थोड़ा उनके फ़ायदे भी जान लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा उनके साइज़ का होकर उनकी दुनिया में जाकर देखते हैं कि उनकी दुनिया कितनी अनोखी है। और तीसरी चीज़ कि क्या हम इनके साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया है या हानिकारक वायरस है, उनके खिलाफ अगर हमें एक जंग छेड़नी है और नुकसान वो कम से कम कर ये करना है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी है जो प्लास्टिक खा लेते हैं, बहुत सारे नहीं है लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो बायोफ्यूल्स बना देते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं, जो हमें आज मदद करते हैं पूरा जो कचरा हो रहा है उसको हटाने के लिए। और सारे जीव जो हैं इनके ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ये विटामिन B12 जो मैंने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाया है, तो B12 बनाने का काम आज सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया करते हैं। बाकी सारे जीव ये B12 उनसे लेते हैं, और उनसे ये B12 लेकर हम आज हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो मेथेन को खा लेते हैं। ये समंदर के बैक्टीरिया है, और समंदर की पूरी सतह पर ये बैक्टीरिया है, और ये हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या क्लाइमेट चेंज का एक उत्तर ढूंढने के लिए मदद कर रहे हैं कि किस तरह से मेथेन जो एक ग्रीन हाउस गैस है उसको कम किया जाए। तो ना कि सिर्फ जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बहुत इनके अलग अलग यूजेस हैं। आगे चलकर देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या रोल है, हमारी ज़िंदगी में ये क्या करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पेट में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या काम करते हैं। हमारा अलग अलग माइक्रोबायोम है, मतलब मेरा माइक्रोबायोम और आपका माइक्रोबायोम बहुत अलग है। एक घर में भी हर एक का माइक्रोबायोम बहुत अलग अलग होता है, मगर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है, क्योंकि जिस तरह का अन्न हम खाते हैं उसके ऊपर ये माइक्रोबायोम तैयार होता है। वो कैसे? तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको विशिष्ट तरह का खाना पसंद होता है। चलो मान लेते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको जंक फूड खाना पसंद है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हेल्दी फूड
अच्छा खाना, सात्विक खाना पसंद है, तो अगर मेरे पेट में ये जंक फूड खाने वाले बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो कुछ ऐसे होगा कि उनकी संख्या बढ़ने के कारण वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को कंट्रोल करने लगेंगे। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा वर्ड है गट फीलिंग, यानी कि मेरा पेट जो है वो मेरे दिमाग को कंट्रोल करता है किसी न किसी छोटे लेवल पे, और वो बोलता है कि हाँ और जंक खाओ। तो इस तरह से आपका जो माइक्रोबायोम है वो आपको कंट्रोल करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसको फिर मैं कंट्रोल कैसे कर पाऊंगी, अपने माइक्रोबायोम को हेल्दी कैसे रख पाऊंगी, तो वो हेल्दी खाना खाकर ही है। जैसे जितना आप हेल्दी खाएंगे उतनी उन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएंगी जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं, और इसीलिए हेल्दी खाना चाहिए, डाइवर्स खाना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्वज ज्वार और बाजरा खाते थे और आजकल हम ये नए कुछ फॉरेन फूड्स खाने लग गए, तो जो ज्वार बाजरा खाकर जिंदा रहने वाले जो माइक्रोब्स थे उनकी संख्या अभी कम हो गई है, तो हमें वापस उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी हेल्दी खाना खाकर। दूसरी बात ये, एक बहुत ही अच्छी हिंदी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अभी अगर हम ये सोचें कि जो पेट का माइक्रोबायोम है हमारा गट माइक्रोबायोम, वो किसी न किसी तरह से हमारा जो मन है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। ये थोड़ा सा सोचने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जो सेरोटोनिन है, जो एक केमिकल है जो मेरे दिमाग में जाकर या अपने ब्रेन में जाकर एक हमें आनंद की अनुभूति देता है या हमें हैप्पी रखता है जैसे कहा जाए, तो ये सेरोटोनिन बनता पेट में है। 90% सेरोटोनिन अपने पेट में बनता है, और इसीलिए हमारे जो मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसका भी कहीं ना कहीं हेल्दी गट माइक्रोबायोम पे बहुत बहुत परिणाम है उसका। और बहुत सारे और भी अन्य डिसीज़ेस हैं, एज़मा होगा, डायबिटीज़, स्टमक के बहुत सारे, स्टमक अल्सर, स्टमक कैंसर, इन सब का भी कहीं ना कहीं माइक्रोबायोम से संबंध है। तो इसीलिए हमें डाइवर्स फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो हमारा गट माइक्रोबायोम भी बहुत स्वस्थ रख सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायरसेस, तो फिर हमें लगता होगा कि बैक्टीरिया तो ये सारा काम कर रहे हैं, तो वायरसेस क्या कर रहे हैं। तो वायरसेस के बारे में ये बता दूं कि आपके गट में या हमारे पेट में 5 गुना ज़्यादा तो वायरसेस हैं बैक्टीरिया को छोड़ के, और वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम करते हैं। वायरसेस कुछ प्रकार के वायरसेस हैं जो बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। ये बैक्टीरियोफाज ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उनको तोड़ देते हैं और उनको मार देते हैं। तो इस तरह के ये जो वायरसेस हैं वो हमें स्वस्थ रखते हैं कुछ हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ। यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा कि वायरसेस को खुद की अपनी एक मशीनरी नहीं रहती, वो किसी और सेल में जाकर घुसकर उसकी मशीनरी हाईजैक करके रिप्रोड्यूस होते हैं। थ्रू इवोल्यूशन बहुत सालों से जो चलता आ रहा है, हमने ये देखा है कि मनुष्य का जो जीनोम है, हमारा जो जीनोम है, उसमें 8% जीनोम तो वायरसेस से आया है, लगभग 8% जीनोम वायरसेस से आया है। और इसके हमारे लिए कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। हमारे जो प्लेसेंटा बनता है, ह्यूमन प्लेसेंटा बनाने की एबिलिटी या काबिलियत हमने वायरसेस के जीन से पाई है। दूसरी बात, तो अगर आपको कुछ जैसे कि मिठाई खाना पसंद हो या तो ब्रेड खाना पसंद हो, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हज़म करने की भी एक जो जीन है वो हमें वायरसेस ने दी है। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक जीन है, ह्यूमन पैनक्रियाटिक जीन, उसके आगे जो एक छोटा सा कोड वायरस ने अपना डाला है, उसकी वजह से हमारे मुंह में ही इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत जो हज़म करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा, उसका जो पचन है वो यही मुंह में ही चला शुरू होता है सलाइवरी अमाइलेज के कारण। अपनी जो सलाइवा है वही काफ़ी सारा काम कर देती है और इंटेस्टाइन को कम काम करना पड़ता है। तो ये अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई मिठाई खा रहे हो तो ये सोचकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये वायरस की वजह से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इनकी दुनिया है, इनकी दुनिया कितनी अलग है, इनकी दुनिया कितनी छोटी है। इनके जैसा होकर फिर सोचेंगे कि इनकी दुनिया कैसी है।
तो चलो आगे का सवाल है मेरे सामने, ये सवाल है कि अगर इनमें से ये चारों चीज़ें या पांचों चीज़ें अगर नीचे गिर जाए कुतुब मीनार से, तो कौन जिंदा रह सकता है? इनमें से कौन जिंदा रहेगा आप बताइएगा। आप ज़रूर हमें बताइएगा कौन सा हाथी जिंदा रह सकता है, या तो छोटा सा चूहा जिंदा रह सकता है, या चींटी जिंदा रहेगी। आप लिखकर बताइएगा, हम रुके हुए हैं। इसका सही उत्तर है चूहा जिंदा रहेगा शायद, चींटी जिंदा रहेगी, लेकिन हाथी और इंसान तो बिल्कुल ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। इंसान को बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी, पर हाथी तो जो है वो उसको बहुत ही भारी मात्रा में चोट आएगी अगर इतने ऊपर से वो गिरेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब है, और अगर मैंने इस क्यूब की लंबाई 10 गुना बढ़ा दी तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 100 गुना बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम लेंथ के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसीलिए क्या होता है कि हाथी का उदाहरण ले लीजिए, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पर उसके अपेक्षा उसका सरफेस एरिया कम है। तो ये जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है, ये तय करता है कि वो हाथी जब ऊपर से कूदेगा उसको कितनी चोट पहुँचेगी। ऐसा क्यों? तो वॉल्यूम जो है वो मास से एक रिलेशन है उसका, और जैसे ही उसका मास बढ़ गया, वो जैसे नीचे कूद रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट जो हो रहा है ग्राउंड पे वो भी बढ़ गया, तो उसको ज़्यादा चोट पहुंचेगी। और जबकि उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम के अपेक्षा कम है, तो जो एयर ड्रैग वो महसूस करेगा वो कम होगा। वही चीज़ अगर हम चींटी के बारे में देखें, तो चलिए हर एक का हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ही देख लेते हैं। जो चूहा है उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो एयर ड्रैग महसूस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। बैक्टीरियाज, और बैक्टीरिया तो इन चींटों से और भी ज़्यादा कम है, उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 25,000 तक जा सकता है, और जबकि हाथी का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बस 0.08 था। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस, इन चीज़ों में से कौन सा फोर्स उस पर ज़्यादा काम करेगा। इसीलिए आपको लगेगा कि शायद इनकी दुनिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जब वो एक यहाँ से वहाँ हिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि कैसे हिल पाएंगे अगर हवा भी उनके लिए बहुत ज़्यादा विस्कस है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिज़म्स ढूंढ लिए हैं। वो कॉर्कस्क्रू मोशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं, या तो ग्लाइड करके आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थे, जैसे मैंने कहा था बैक्टीरिया में वो फ्लैजिलाज होते हैं जो एक तरह से ऐसे मोटर का काम करके उनको आगे बढ़ाते हैं। और भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उनकी दुनिया कुछ तरह से उन्होंने बहुत सरल भी बनाई है। उनका आकार इतना छोटा है तो न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम तो डिफ्यूजन ही करता है। हमने देखा कि हमारी बॉडी में, जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स है, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हवा और न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह हर सेल तक पहुंचाने का काम करती है। जी, जो माइक्रोब्स है उनको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि साइज़ इतना छोटा है कि डिफ्यूजन्स के कारण ही बहुत आसानी से ये न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह सेल के हर तरफ सेल में पहुंचाए जाते हैं। तो देखते हैं एक फैसिनेटिंग लाइफ। मेरे पास ये कुछ अनोखे वीडियोज़ हैं उनके लाइफ के बारे में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहली तो बात ये कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं शब्दों से या भाषा से, वो एक दूसरे से बात करते हैं केमिकल्स को यूज़ करके। वायरस किसी सेल को इन्वेड करने लगते हैं, तो जब पहला वायरस किसी सेल को इन्वेड करता है या उसकी मशीनरी हाईजैक करता है,
तो वो वायरस एक छोटा सा अमीनो एसिड रिलीज़ करना शुरू कर देता है या अपने आजू बाजू में फैलाना शुरू कर देता है, ताकि बाकी वायरसेस को पता चले कि हाँ, ये अभी मैंने एक हल्ला बोल कर दिया है इस होस्ट पर, और फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारे लोग एक साथ काम करके एक हल्ला बोल कर देते हैं और वो होस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और उनके लिए, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। हमारे लिए तो इतनी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आजकल जो नए तरीके हैं इन वायरसेस को कंट्रोल करने के या इन वायरसेस को बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि चलो इनकी बात बंद करवा देते हैं। जो क्या हम इनमें जो भाषा वो यूज़ कर रहे हैं, केमिकल भाषा, क्या हम वो बंद कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर पाए और इतनी ज़्यादा तरह से इन्फेक्शन ना हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और एक चीज़। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है ये डिक्टोस्टीलियम का। देखते हैं क्या करते हैं ये अमीबाज। तो ये जो है ये छोटे छोटे अमीबा हैं और ये हमेशा तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब कभी वातावरण कुछ ख़राब हो जाए या उनके लिए ख़राब कोई एनवायरनमेंट बन जाए जिसमें खाना नहीं है, जिसमें या तो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो वो एक साथ मिलकर जुट जाते हैं और मिलकर जुट के एक ऐसे स्लग सा बन गया है। देखो, एक बहुत यूनिसेल्युलर जो थे छोटे छोटे जीव, वो एक साथ आके ये अमीबाज एक बड़ा सा उन्होंने यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर बन गए, एक साथ काम करना उन्होंने शुरू किया। इतना ही नहीं, एक जो वो 2D सरफेस पे पहले ढूंढ लेते हैं कि कहाँ कहाँ खाना है, यहाँ पे खाना नहीं है तो चलो कहीं और चल के बच जाते हैं। तो इसके लिए वो एक 3D सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक स्टॉक होता है और उसके ऊपर एक स्पोर होता है। ये जो स्पोर है ये कहीं ना कहीं किसी माध्यम से कहीं और जाके बच सकता है। तो एक तरह से वो यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर जो ट्रांजिशन है वो इतना अच्छी तरह से दिखा देते हैं। और जब वो कहीं और जाकर बसना चाहते हैं तो ये अमीबा जो है वो अपने साथ एक छोटा डिब्बा भी पैक कर लेते हैं अपने मनपसंद बैक्टीरिया का। तो अपने साथ ये एक छोटा लंच बॉक्स लेके जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाकर बस जाएंगे, नई जगह पे जाकर बस जाएंगे, वहाँ वो अपना डिब्बा खोल देते हैं और ये बैक्टीरिया फिर जैसे ही डिब्बे से बाहर आए वो बढ़ने लगते हैं। तो अमीबा को भी वो खाना मिल जाता है। तो एक तरह से बहुत ही अनोखी दुनिया है इनकी। हमें जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हमें उसमें रुचि हो जाती है कि क्या अनोखी चीज़ है ये बैक्टीरिया, अमीबा, फंगस, अलग अलग तरह के जो जीव है। आगे देखते हैं और एक चीज़ जो स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। तो देखते हैं किस तरह से ये एक साथ काम करके एक तरह से खाना ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पे एक ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह उनको ये दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने एक पजल सॉल्व कर लिया अपना खाना ढूंढते हुए। तो देखते हैं कि ये स्लाइम मोल्ड जो यहाँ से चल पड़ा, थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, और जैसे ही वो एक दूसरे को एक अपने आप को मिल लेता है, तो अपने आप को मिल लेता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे तो मैं आया हूँ, तो वो वहाँ से बैक ट्रैक कर लेता है। इसी को हम एक रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम भी कह लेते हैं कंप्यूटर की भाषा में। लेकिन स्लाइम मोल्ड क्या कर रहा है कि स्लाइम मोल्ड कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि यहाँ से गए, अरे ये तो मेरा ही हाथ है, चलो यहाँ से तो वापस आ जाता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में खाना नहीं है तो कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरह से काम करके ये स्लाइम मोल्ड ने बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं। तो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। आप में से जो मैथमेटिक्स की रुचि रखते हैं उनको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग स्टेशंस को सोच लीजिए कि आप एक सेल्समैन हैं और आपको अलग अलग घरों में जाके सामान बांटना है, मगर आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम में और कम से कम मेहनत में हर जगह जा पाए। तो इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने ये स्लाइम मोल्ड को एक नक्शा दिया और नक्शे के ऊपर जो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट का नक्शा है, यहाँ पे छोटे छोटे खाने के उसको चीज़ रख दी और देखिए कैसे किस तरह से झट से ये स्लाइम मोल्ड ये चीज़ सॉल्व कर लेता है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओट्स हैं ये आपको दिख रहे हैं कि कैसे उसका नक्शा है, लेकिन स्लाइम मोल्ड अभी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू करेगा और एक
नेटवर्क सा तैयार करेगा जो कम से कम टाइम में उसको, या सॉरी कम से कम डिस्टेंस में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उसको वो पहुंचा सके। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी अनोखी लगी मुझे, क्योंकि जब वो एक साथ काम करते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। मगर ये बात तो भूल नहीं सकते कि सारे के सारे अच्छे नहीं हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका, जैसे मैंने कहा, हमारी मृत्यु का कारण हो चुके हैं इतिहास में, और आगे जाकर भी इस तरह के पैंडेमिक या इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने की हम बोल नहीं सकते कि हमने उन पे पूरी तरह से एक कंट्रोल कर लिया है। तो जैसे मैंने कहा था पेनिसिलिन की जब इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन नहीं तो डिस्कवरी हुई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हुई। वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि अपने पेट्री डिश में कुछ मोल्ड सा बन रहा है, और ये जो मोल्ड है वो बैक्टीरिया को तोड़कर उनका लाइसिस कर रहा है, या उनको तोड़कर उनको मार रहा है। और तब से हमने उनमें से एंटीबायोटिक बनाना शुरू किया। उसके बाद मार्केट में कई ज़्यादा एंटीबायोटिक आए हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक आए हैं। पर अगर आप सोचेंगे कि आप और हम आज की तारीख में पेनिसिलिन नहीं लेते, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमें पेनिसिलिन नहीं दिया जाता, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया में हमारे ऊपर पेनिसिलिन का काम ठीक से नहीं होता, या बैक्टीरिया के ऊपर रादर ये पेनिसिलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, वो बैक्टीरिया को, सारे बैक्टीरिया को मार नहीं पाता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल, ये करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके घर में इस वक्त क्या क्या चीज़ ऐसी है जो एंटी बैक्टीरियल है, जिसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल चीज़ें डाली हो? क्या का साबुन एंटीबैक्टीरियल है? क्या आपकी टूथपेस्ट एंटीबैक्टीरियल है? क्या सरफेस क्लीनर या फिर वेजिटेबल क्लीनर आजकल मार्केट में बहुत आए हैं, क्या ये सभी एंटीबैक्टीरियल आपके घर में कौन कौन से हैं? आप हमें लिखकर बताइएगा, मैं रुकती हूँ। तो सब कह रहे हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में हमारे पास आज कुछ ना कुछ तो एंटीबैक्टीरियल होता ही है। तो इन सब का पेनिसिलिन हम पे काम ना करने का, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम ना करने से बहुत बड़ा रिलेशन है। तो वो कैसे? तो अभी मैं बता रही हूँ आपको एक थोड़ा हिस्टोरिकल टाइमलाइन के पेनिसिलिन को हमने इंट्रोड्यूस किया था या बनाया था 1928 के अराउंड, मगर कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही सालों बाद ऐसा पता चला कि पेनिसिलिन, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पेनिसिलिन का सामना कर पा रहे हैं, जो उसको रेजिस्ट कर पा रहे हैं। वही चीज़ किसी और एंटीबायोटिक की भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स है या तो मैक्रोलिड्स है, ये सारे जो जब हमने इंट्रोड्यूस किया, डेट ऑफ डिस्कवरी और ये डेट ऑफ रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड, मतलब यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस तो यहाँ पे किया, पर यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस पाया गया। इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 1985 में, और 1993 में इसका रेजिस्टेंस पाया गया हमें। तो ये जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप कर पा रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? तो ये देखने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक प्रयोग दिखाने वाली हूँ। ये जो प्रयोग है वो काफ़ी अनोखा प्रयोग है, आप देखेंगे तो शास्त्रज्ञों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी सी प्लेट ली और इसके ऊपर उन्होंने इस प्लेट को कुछ भागों में बांट दिया। बाहर एंटीबायोटिक का परसेंटेज या एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत कम रखी। उसके बाद जो अंदर का भाग था उसमें थोड़ी ज़्यादा, और उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा। चलो देखते हैं, वीडियो देखकर समझ लेते हैं कि कैसे ये जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाहर के जो है वहाँ पे एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत कम थी, और बीच में आते आते उसकी मात्रा बहुत बढ़ा दी, 0%, 1%, 10% ऐसे। तो पहले तो 0 के रीजन में देखिए बैक्टीरिया बहुत अच्छे से फैल गए, लेकिन 10 पहले लगा था कि हाँ 10 वाले भाग में तो, या 1 वाले भाग में तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कैसे बैक्टीरिया ने कुछ ही दिनों में वो पूरी की पूरी प्लेट ऑक्यूपाई कर ली। यहाँ से
यहाँ से कॉलोनी चली गई, यहाँ से कुछ कॉलोनीज चली गई और धीरे धीरे उन्होंने वो पूरी जो प्लेट थी वो ऑक्यूपाई कर ली। तो ऐसा कैसे हुआ? तो कुछ ऐसा हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है वो जैसा मैंने कहा था कि उनके पास एक प्लाज्मिड डीएनए या प्लाज्मिड उनका जेनेटिक मटेरियल रहता है जो एक तरह से उनका बोनस है, और ये जो बोनस है वो एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छी तरह से बांट सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसे हुआ कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको जो एंटीबायोटिक की वजह से मरे नहीं या एंटीबायोटिक का सामना कर पाए, तो वो एक तरह से उनका नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन हो जाता है, और यही चीज़ वो एक दूसरे से के साथ बांट कर जीन ट्रांसफ़र करके ये एंटीबायोटिक का सामना करना सीख लेते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक कॉलोनी थी जो बच गई, जो एंटीबायोटिक से बच गई, उसने वापस फैलना शुरू किया। फिर उसके बाद एक कॉलोनी थी जिसने ये समझ लिया कि कैसे इस एंटीबायोटिक का सामना करता है, वो और चली गई। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा थी, 1000 गुना एंटीबायोटिक था, वहाँ पर भी ये बैक्टीरियाज ने अपना अस्तित्व बता दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीव है वो हमसे कहीं आगे बढ़कर है, वो एक दूसरे से सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं थोड़ा गलत होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व हो रहे हैं, और जीन ट्रांसफ़र के द्वारा वो ये समझ रहे हैं कि कैसे एंटीबायोटिक का सामना कर सके, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। जैसे कि 2015 में विश्व को एक बड़ा सा शॉक लगा था कि जो कोलिस्टिन सबसे एक लास्ट रिसॉर्ट एंटीबायोटिक कहा जाता है, वो भी इसके खिलाफ भी कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं। और ये एक बड़ा सा शॉक इसलिए था क्योंकि अगर यही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे इन्फेक्शंस तो होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो होंगे, लेकिन उनको देने के लिए कुछ दवाई नहीं है हमारे पास। तो आज की तारीख में लगभग 30,000 लोग मर जाते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाया। और जबकि ऐसा भी माना जाता है कि 2050 तक ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस भारी मात्रा में हम एंटीबैक्टीरियल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे आजू बाजू में, तो हम किसी तरह से इन बैक्टीरिया को एक्सपोजर दे रहे हैं इन एंटीबायोटिक चीज़ों के बारे में, एंटीबैक्टीरियल चीज़ों के बारे में। तो भारी मात्रा में एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो चलो देखते हैं अगर हमें इनका सामना करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली बात तो जो मास प्रोड्यूस पोल्ट्री रहती है, चिकन, मटन, रेड मीट, इन जानवरों को बहुत भारी मात्रा में 80% एंटीबायोटिक दुनिया का इनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने गंदे कंडीशंस में रहते हैं, तो उनको जो उनको इन्फेक्शंस ना हो, वो स्वस्थ रहे, इसलिए उनको पहले से ही एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इस पूरे सिस्टम में चला जाता है। उसके बाद और आजू बाजू के बैक्टीरिया भी रेजिस्ट होना शुरू हो जाता है, जबकि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे ज़रूर होंगे जो नहीं मरेंगे उनके शरीर में भी, और जो इनके एंटीबायोटिक के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। दूसरी बात तो ये कि हम खुद आजकल बहुत एक एंटीबायोटिक अब्यूज़ करते हुए देखते हैं। छोटा सा फीवर आ गया, बिना जज किए कि वो वायरल फीवर है या किसी और कारण हुआ है, ये बिना देखे हुए हम केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर दो, क्योंकि मुझे ये सर्दी खांसी नहीं चाहिए। तो एक बात तो बता दूं कि वायरल इन्फेक्शंस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते। वायरल इन्फेक्शंस पर एंटीबायोटिक काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने जैसे देखा स्ट्रक्चर अलग अलग है बैक्टीरिया का और वायरस का। ये एंटीबायोटिक कुछ इस तरह काम करते हैं कि जो बहुत सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ देते हैं, लेकिन या उसका जो बाहर मेम्ब्रेन होता है वो तोड़ देते हैं, लेकिन जो एंटी वायरल ड्रग्स है वो वायरसेस पे काम करेंगे। तो एक तो बात ये कि हमें बिल्कुल ही अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर ज़रूरी हो तो ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अगर हम कोर्स ले रहे हैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, वरना ऐसे होगा कि आपने थोड़ा सा ले लिया
तो उसकी वजह से बैक्टीरिया तो मरे नहीं, लेकिन उनको ये पता चल गया कि हाँ ये एंटीबायोटिक है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो। तीसरी बात तो ये कि जो हमारे आजू बाजू हर जगह पे हमने एंटीबैक्टीरियल चीज़ें डाली है, वो टूथपेस्ट में नमक तक तो ठीक था, लेकिन टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल चीज़ें डालना काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये जो एंटीबैक्टीरियल चीज़ें हैं वो ना सिर्फ बुरे बैक्टीरिया का विनाश करते हैं, वो तो अच्छे बैक्टीरिया को भी मिटा देते हैं। इनकी वजह से काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमने देख ली है कि जैसे कि अगर हमारे शरीर को या हमारे इम्यून सिस्टम को ये आदत ही ना रहे कि हमारे आजू बाजू सब कुछ बहुत क्लीन हो, तो फिर जब भी कहीं एक छोटा सा पैथोजन आ जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक बहुत भारी मात्रा में रिएक्ट करने लगती है, एलर्जीज की तरह रिएक्ट करने लगती है। तो हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी ये एंटीबैक्टीरियल, हर चीज़ में एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम करेंगे तो बिल्कुल हम ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया रेजिस्ट कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसका सामना हम ज़रूर कर पाएंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी विविधता है, और उनका स्ट्रक्चर को समझ लिया, थोड़ा ये जान लिया कि किस तरह से वो अलग अलग है, उनकी रचना कैसी है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सारे के सारे बुरे नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे अच्छे हैं। जो मैंने कहा, हर एक का माइक्रोबायोम अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है अपना, और वो हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और तीसरी बात कि वो एक दूसरे के साथ जुटकर किस तरह से एक साथ काम कर लेते हैं, और कितने बहुत सिंपल है उनका स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से उनका इवोल्यूशन भी बहुत फास्ट हो रहा है। अभी हम कोविड-19 की वजह से देख रहे हैं कि किस तरह से म्यूटेशंस बहुत जल्दी हो रहे हैं वायरस में। तो एक तरह से वो अपने आप को बहुत जल्दी इवॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर हमें उनके ऊपर दवाइयाँ ढूंढनी है, तो जो लास्ट पॉइंट था, जो दवाइयाँ ढूंढनी है वो पूरे माइक्रोब्स के खिलाफ ढूंढनी है, और ऐसा ना हो कि जो दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं या ऐसे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जो अच्छे माइक्रोब्स है वो भी चले जाए। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर इन दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत पहले हमसे आए हैं, इवोल्यूशन में हमने देखा बहुत कठिन परिस्थितियों में रहे हैं, तो इनके साथ जीतना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कुछ इस तरह हमें अपना बर्ताव चेंज करना होगा, अपने बर्ताव में एक सुधार करना होगा कि हम इनके साथ शांति से एक साथ रह पाए, वो हमें कम से कम नुकसान कर पाए। तो 30-30 में जुड़ने के लिए और ये माइक्रोब्स की छोटी सी बात समझ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नीरजा, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी हु इज देयर। मुझे लगा कि बहुत ही रोचक बातें नीरजा ने बताई, किस तरह से ये छोटी सी बात, छोटे छोटे जीवों के बारे में जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो हमारा नुकसान करते हैं, हमारी बॉडी के ये पूरे सिस्टम को हाईजैक कर सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ आरएनए और उसके बाद एक कवरिंग और उसके बाद एक लिपिड की कवरिंग, किस तरह से साबुन से हाथ धोने से इनकी कवरिंग खत्म हो जाती है और नष्ट हो जाती है, किस तरह से ये फटाक से इवॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से हमारे अंदर वी हैव 3 times मोर, आई मीन क्या कितने 10 लाख जीन्स हमारी हैं, जो टोटल जीन्स हैं, लेकिन उसमें से 23,000 ही सिर्फ हमारी हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग्स, एंड सो आई होप इन द एंड इस तरह से हम इनके बारे में ये चीज़ देख पाएँ कि किस तरह से हम इनके साथ रह पाए। इन चीज़ों के बारे में जब हमारा ध्यान पढ़ना चालू हो जाएगा तो हम इनके साथ रह भी पाएंगे। विद दैट आई विल जस्ट एंड द एपिसोड एंड take you here. Thank you very much for joining. Please make sure you do your homework. जरूर बहुत ही रुचिकर सवाल इस बार डाले हमारे आशुतोष भाई ने, जय भाई ने. Please make sure you do the homework, submit your homeworks and send your email at, I will just show this again, cli@iitgn.ac.in. ये हमारा YouTube का चैनल है, ये हमारा Facebook है, ये हमारी वेबसाइट है. ज़रूर ईमेल भेजिए. Thank you very much. We will see you next week.